हेलो ट्रेडर्स, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स कोर्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अब तक हमने एसएमसी में स्ट्रक्चर मैपिंग, लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट्स, ऑर्डर फ्लोज और ऑर्डर ब्लॉक्स जैसे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। इस एपिसोड में हम मार्केट में होने वाले एक कॉमन मैनिपुलेशन मेथड पर फोकस करेंगे। मार्केट मैनिपुलेशन कई रिटेल ट्रेडर्स के लॉस का कारण बनता है, लेकिन फिर भी कुछ प्रोएक्टिव ट्रेडर्स होते हैं जो इस मैनिपुलेशन के साथ ट्रेड करके अपने छोटे अकाउंट्स को स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स का यूज करके ग्रो करते हैं। अगर आप जानते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, तो आप आसानी से पॉसिबल मैनिपुलेशन एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनका फायदा उठा सकते हैं। जिस मैनिपुलेशन कॉन्सेप्ट पर हम चर्चा करेंगे उसे इंस्टीट्यूशनल कैंडल या इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल या शॉर्ट में आईएफसी कहा जाता है। बिगिनर्स के लिए इंस्टीट्यूशनल कैंडल मार्केट लिक्विडिटी और प्योर प्राइस एक्शन से संबंधित एक आउटस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा ये एक स्टैंड अलोन पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी है, जिसे कई एसएमसी ट्रेडर्स और प्राइस एक्शन ट्रेडर्स द्वारा फॉलो किया जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल क्या है, ये आईएफसी कैंडल्स क्यों बनते हैं। हम ये भी जानेंगे कि ये आईएफसी कैंडल्स मार्केट में क्यों काम करते हैं और ट्रेडर्स के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है। और फाइनली हम सीखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके ट्रेड्स कैसे लें। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि एंटायर कॉन्सेप्ट का पूरी समझ प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स क्या है? इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल्स उन लास्ट अपोजिंग सिंगल या मल्टीपल क्लोज कैंडल्स के रूप में रिप्रेजेंट की जाती है जो मार्केट के एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव बनाने से पहले होते हैं। ये लेट बाइंग या सेलिंग कैंडल्स होती हैं जिनके अंदर एक या उससे ज़्यादा कैंडल स्टिक्स होती हैं जो इंटेंडेड मार्केट डायरेक्शन में जाने से पहले लिक्विडिटी को स्वीप कर देती है, और इन्हें इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल्स कहा जाता है। इसका सीधा मतलब है कि इंस्टीट्यूशंस बाय करने से पहले सेल करते हैं और सेल करने से पहले बाय करते हैं। यही कारण है कि इन इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स को बैंकर्स कैंडल्स भी कहा जाता है। इसलिए ये सबसे पॉपुलर स्मार्ट मनी ट्रेडिंग कंसेप्ट्स में से एक है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक मैनिपुलेशन फेज है, या हम इसे एक ट्रिकी एरिया के रूप में देख सकते हैं जहां बड़े बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस मार्केट को लिक्विडिटी के लिए मैनिपुलेट करते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने पहले ही इंड्यूसमेंट्स के एपिसोड में एएमडी कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी के बारे में बात की है। आप उस वीडियो को देखकर इस टॉपिक के बारे में डिटेल में समझ हासिल कर सकते हैं। लेकिन एएमडी कॉन्सेप्ट या एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एक 3 स्टेप प्रोसेस है जिसमें मार्केट में रिटेलर लिक्विडिटी का हंट किया जाता है और इन इल इन्फॉर्म ट्रेडर्स को गलत समय पर गलत डायरेक्शन में बाय करने या सेल करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह आईएफसी कॉन्सेप्ट रिटेल लिक्विडिटी को अब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पॉपुलर मैनिपुलेशन टेक्निक्स में से एक है। आप इस इंस्टीट्यूशनल कैंडलस्टिक पैटर्न को आसानी से चार्ट्स में अपनी नेकेड आइज से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसे देखने के लिए किसी और इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स को आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल हैक चाहते हैं, तो इस आइडिया को फॉलो करें। जब आप इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स के लिए चार्ट देख रहे हो, तो कैंडल्स के बॉडी पर ज़्यादा ध्यान दें, विक्स पर नहीं। ज़्यादातर वॉल्यूम बॉडी में होता है। बड़े प्लेयर्स वहीं ट्रेड कर रहे होते हैं। विक्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वहाँ रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स क्यों बनती है। इसका सिंपल आंसर है लिक्विडिटी स्वीप। लेकिन बेहतर समझ के लिए चलिए इसे डिटेल से डिस्कस करते हैं। मार्केट में जब भी कोई बायर होता है तो उसे कोई सेलर भी चाहिए होता है, इसलिए ट्रेड लेने के लिए दूसरी तरफ कोई होना ज़रूरी है। ये सभी लिक्विड मार्केट्स और एसेट्स के लिए सही है। यही कारण है कि मार्केट की प्राइस बदलती है, और यही वह जगह है जहां इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल काम आती है, क्योंकि ये स्मार्ट मनी का फिशिंग वर्म की तरह काम करती है ताकि रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी को पकड़ सके। आमतौर पर एक रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक शॉर्ट ट्रेड पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस को स्विंग हाई के ऊपर रखा जाता है और बाय ऑर्डर्स के लिए स्विंग लो के नीचे रखा जाता है। जब इंस्टीट्यूशंस और बड़े बैंक्स सेल करना चाहते हैं तो उन्हें ज़्यादा बायर्स की ज़रूरत होती है। ये स्पष्ट है ना? तो वे क्या करेंगे? ध्यान में रखें कि बड़े प्लेयर्स हायर प्राइसेस पर सेल करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें हायर वैल्यूएशंस पर बाय करने के लिए ज़्यादा बायर्स की ज़रूरत होगी। ज़्यादातर समय
उनका काम करने का तरीका एक जैसा होता है। शुरुआत में वे इमीडिएट स्विंग हाई लेवल को एक बड़ी बुलिश कैंडल के साथ ब्रीच करते हैं, जिसमें बहुत कम या कोई विक नहीं होती है। अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर आप अलग अलग सिनारियोस देख सकते हैं। आप 1 घंटे के हायर टाइम फ्रेम पर एक बड़ी कैंडल पुश देख सकते हैं, लेकिन उसी चार्ट पर 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप मल्टीपल कैंडल्स को हाईस के ऊपर पुश करते हुए देख सकते हैं। याद रखें कि इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स के फॉर्मेशन में कैंडल्स की संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक या उससे ज़्यादा हो सकती है। महत्वपूर्ण बात इन कैंडल्स या पुश का इंटेंशन है, जो कि लिक्विडिटी को टेक आउट करना है। अब इस पुश से सभी अर्ली सेलर्स के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं, जो हाई के ऊपर रखे जाते हैं। हमें पता है कि सेलर्स के स्टॉप लॉसेस असल में बाय बैक ऑर्डर्स होते हैं। इसके अलावा ब्रेकआउट ट्रेडर्स के बाय लिमिट ऑर्डर्स भी हाई लेवल के ऊपर मौजूद होते हैं। इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स जानबूझकर बायर्स के बाय लिमिट ऑर्डर्स को भी ट्रिगर करेंगी। यह मैनिपुलेशन स्टेप है। इसके बाद इंस्टीट्यूशन सभी अनविलिंग और विलिंग बाय ऑर्डर्स को लिक्विडिटी के रूप में पकड़ लेंगे, ताकि वे अपनी पोजीशंस को हायर वैल्यूएशंस पर सेल कर सकें। और एक बार जब लिक्विडिटी अब्जॉर्ब हो जाती है, तो उनकी इंटेंडेड पेरिश मार्केट मूवमेंट शुरू हो जाएगी। बिल्कुल यही केस बुलिश प्राइस मूव के दौरान भी होता है। बड़े इंस्टीट्यूशंस का इंटेंशन लोअर प्राइसेस पर बाय करने का होता है, इसलिए उन्हें लोअर वैल्यूएशंस पर सेल करने वाले कई सेलर्स की ज़रूरत होती है, जो उसका लिक्विडिटी बन जाएगी। इस लिक्विडिटी को बनाने के लिए बिग प्लेयर्स प्राइसेस को मैनिपुलेट करते हैं। प्राइस इमीडिएट लो या सपोर्ट लेवल को एक बड़ी बेरिश कैंडल के साथ ब्रीच करेगी, जिसमें बहुत कम या कोई विक नहीं होती है। जैसा कि पहले मेंशन किया गया है, ये मल्टीपल कैंडल्स भी हो सकती हैं। असल में कैंडल्स की संख्या मैटर नहीं करती, बल्कि इन कैंडल्स का इंटेंशन या पुश मैटर करता है। अर्ली बायर्स के स्टॉप लॉसेस इस प्राइस पुश के कारण ट्रिगर हो जाते हैं, जो लोज या माइनर सपोर्ट के नीचे रखे जाते हैं। हमें पता है कि बायर्स के स्टॉप लॉसेस असल में सेल ऑर्डर्स होते हैं। इसके अलावा ब्रेकआउट ट्रेडर्स के विलिंग सेल ऑर्डर्स भी सपोर्ट के नीचे मौजूद होते हैं, वह भी इस प्रोसेस में ट्रिगर हो जाते हैं। और एक बार जब इंस्टीट्यूशंस सभी अनविलिंग और विलिंग सेल ऑर्डर्स को लिक्विडिटी के रूप में पकड़ लेते हैं, तो उनकी इंटेंडेड अपवर्ड मार्केट मूवमेंट शुरू हो जाती है। तो इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल का एजेंडा इमीडिएट रेजिस्टेंस या सपोर्ट लाइंस के ऊपर या नीचे लिक्विडिटी को टेक आउट या स्वीप करना होता है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स मार्केट में क्यों काम करती हैं। इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स मार्केट में इसलिए काम करती हैं, इसका स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि ये स्मार्ट मनी का ड्रॉ डाउन या लॉस होती है। मैं जानता हूं कि आप शायद थोड़े कंफ्यूज होंगे, लेकिन इसे समझने के लिए मैं विस्तार से बताता हूं। अगर बड़े इंस्टीट्यूशंस को लोअर वैल्यूएशन पर बाय करना है, तो उन्हें ज़्यादा सेलर्स की ज़रूरत होगी, जो लोअर प्राइसेस पर सेल करने के लिए तैयार हों। पर्याप्त लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए वे प्राइसेस को मैनिपुलेट करेंगे। इस स्थिति में वे इमीडिएट लो या सपोर्ट लेवल के नीचे एक सिंगल बेरिश कैंडल या कैंडल्स का एक ग्रुप बनाएंगे। इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशंस असल में यहाँ सेल कर रहे हैं, लेकिन उनका असली इरादा बाय करना है। वे शुरुआत में बेचते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स को अपने ट्रेड्स में ट्रैप कर सकें, जिससे वे रिटेल ऑर्डर्स का इस्तेमाल करके लोअर प्राइसेस पर बाय करना शुरू कर सकें। और जब प्राइस वापस प्रीवियस सपोर्ट लेवल पर आती है, तो वे ब्रेक इवन या एक छोटे लॉस पर अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। और जैसा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये इंस्टीट्यूशंस ऐसी अननेसेसरी पोजीशंस और लॉसेस नहीं लेंगे जब तक कि वे बहुत बड़े गेन्स नहीं कमाना चाहते हों। इसलिए ध्यान रखें कि आम तौर पर जब प्राइस वापस मैनिपुलेशन जोन में आती है, तो स्मार्ट मनी अपने काउंटर ऑर्डर्स को एक छोटे लॉस या ब्रेक इवन पर क्लोज कर देगी। जब वे अपनी पोजीशन को मिटिगेट करते हैं, तो कुछ मुनाफा कमाने के लिए स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को फॉलो करके ये हमें ट्रेड लेने का सबसे अच्छे जगह होते हैं। अब चलिए चर्चा करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स आपको ऑर्डर फ्लो और मार्केट स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने में मदद करती है। जी हाँ, आपने सही सुना। हम जानते हैं कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है। एक बुलिश ऑर्डर फ्लो वह लास्ट सेलिंग मूव है, जो एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में एक बाइंग मोमेंटम से पहले होता है। और एक बेरिश ऑर्डर फ्लो
वह लास्ट बाइंग मूव है जो एक बेरिश ट्रेंड में एक सेलिंग मोमेंटम से पहले होता है। इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स के फॉर्मेशन को देखते हुए ये एएमडी क्राइटेरिया को फॉलो करता है। इसका मतलब है कि मैनिपुलेशन मूव जो आईएफसी है ऑर्डर फ्लो के रूप में काम करेगा, क्योंकि यह मेजर ट्रेंड स्ट्रक्चर के खिलाफ एक प्राइस मूव है। आईएफसी का इस्तेमाल मार्केट स्ट्रक्चर्स को डिटर्मिन करने के लिए भी किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स आमतौर पर मार्केट में एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले प्राइस मूव में एक्सट्रीम हाइज और लोज बनाते हैं। ये हाइज और लोज स्विंग हाइज और स्विंग लोज के रूप में कार्य करते हैं, जो मार्केट स्ट्रक्चर को मैप करने के रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा आईएफसी एक पॉपुलर ट्रेड एंट्री स्ट्रैटेजी भी है। आप डोमिनेंट ट्रेंड डायरेक्शन में ट्रेड सेटअप्स के बारे में सोच सकते हैं और ट्रेड एंट्री ऑर्डर्स को इस जोन के परे का लास्ट प्राइस पुशअप या डाउन के बाद रखा जा सकता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जिसे कई ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। असल में इंस्टीट्यूशनल कैंडल स्विंग हाइज या स्विंग लोज बनाती है, इसलिए हाई चांसेस हैं कि मार्केट कभी भी एक बुलिश मार्केट में लास्ट डाउन क्लोज्ड कैंडल्स के लो को वायोलेट नहीं करेगा और ना ही नीचे ब्रेक होगा। और इसी तरह बेरिश ट्रेंड के दौरान प्राइस कभी भी लास्ट अप क्लोज्ड कैंडल्स को वायोलेट नहीं करेगी और ना ही ऊपर ब्रेक होगी। इसके अलावा अगर आपने लिक्विडिटी यानी मेजर और माइनर लिक्विडिटी दोनों पर मेरे वीडियोस देखे हैं और अगर आपने चार्ट्स पर अपनी एनालिसिस की है, तो आपने अलग अलग स्थानों और अलग अलग सिनारियोज में होने वाली लिक्विडिटी मैनिपुलेशंस की अनगिनत सिचुएशंस देखी होंगी। ये लिक्विडिटी मैनिपुलेशंस इक्वल हाइज और लोज, सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस के पास, या कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट्स, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स, पैटर्न फॉर्मेशंस आदि के दौरान हो सकती हैं। और ज़्यादातर केसेस में इन मैनिपुलेशंस के अंदर आप इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स को स्पॉट कर सकते हैं जो रिटेलर ऑर्डर्स को ट्रैप करने के लिए गहराई तक जाती हैं। तो मेरा मतलब ये है कि आईएफसी एक बहुत ही कॉमन मैनिपुलेशन टाइप है जिसे आप चार्ट्स पर पा सकते हैं। अब चलिए डिटेल में सीखते हैं कि इन इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल्स के साथ कैसे ट्रेड करें। तो सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल द्वारा बनाए गए अपने मेजर स्विंग पॉइंट्स को मार्क करना होगा। याद रखें कि अपवर्ड मूविंग मार्केट में लास्ट डाउन क्लोज्ड कैंडल्स आमतौर पर रिस्पेक्ट किया जाता है, जबकि बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट में लास्ट अप क्लोज्ड कैंडल्स रिस्पेक्ट किया जाता है। अगर मार्केट कंसोलिडेशन पीरियड में है तो इन दोनों प्रकार की इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स को रिस्पेक्ट किया जाता है। एक बार जब आपने आईएफसी कैंडल्स को आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपको आईएफसी रेंज को मार्क करना होगा। इसके लिए आपको टूल बार से फाइबोनाची टूल को सिलेक्ट करना होगा और फिर इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स में हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट्स को सिलेक्ट करना होगा। विचार यह है कि आईएफसी कैंडल्स की ओरिजिन से फाइबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लॉट करना शुरू करें। बेरिश कैंडल्स के लिए हाईएस्ट पॉइंट से लोवेस्ट पॉइंट तक और बुलिश इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स के लिए लोवेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक प्लॉट करना शुरू करें। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाएंगे, लेकिन हमें केवल 0%, 50% और 100% लेवल्स की ज़रूरत है। आप सेटिंग्स में जाकर इसे बदल सकते हैं। अब भले ही आप इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स की रेंज के अंदर कहीं भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स की ओपनिंग प्राइस के पास या प्राइस पुश के 50% पर ट्रेड एंट्री लेना ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है। इसलिए आप फिब 1 से फिब 0.5 लेवल के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ये आपका ट्रेडेबल जोन है। ट्रेड एंट्री कहाँ लेना है, ये पूरी तरह से आपके अप्रोच पर डिपेंड करता है, यानी कि आप अग्रेसिव हैं या कंजर्वेटिव। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इंस्टीट्यूशनल कैंडल के 50% पर ट्रेड करने का प्लान बनाते हैं तो आप कुछ एंट्रीज मिस कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस हमेशा 50% लेवल तक रिट्रेस नहीं करती है। लेकिन अगर आपका लिमिट ऑर्डर या मार्केट ऑर्डर 50% लेवल पर एग्जीक्यूट होता है तो आपको डेफिनेटली बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। एक एडिशनल चीज़ जो आप कर सकते हैं वह यह है कि आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं और फिब 1 और फिब 0.5 लेवल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे एंट्री जोन के 50% पर एक और फिबोनाची लेवल जनरेट करेगा। ये लेवल हमें बिना ज़्यादा जोखिम उठाए ज़्यादातर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ में शामिल होने की संभावना को और बढ़ा सकता है। जब बात स्टॉप लॉस सेटिंग की आती है
तो आपका स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर्स के लिए इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स के हाईज के ऊपर और बाय ऑर्डर्स के लिए डाउन क्लोज्ड इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स के लोज के नीचे होना चाहिए। आप अपने स्टॉप लॉस को इंस्टीट्यूशनल कैंडल के बॉडी या विक के ऊपर या नीचे रख सकते हैं। मैं पर्सनली अपना स्टॉप लॉस को विक के ऊपर या नीचे रखना पसंद करता हूँ। ये सबसे अच्छा और सेफ प्लेस है। अब चलिए टारगेट्स के बारे में बात करते हैं। आपका टेक प्रॉफिट अगले एरिया ऑफ इंटरेस्ट या प्राइस ऑफ इंटरेस्ट पर होना चाहिए। ये अगला लो और हाई, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, सप्लाई या डिमांड जोन, इक्वल हाईज या इक्वल लोज हो सकता है, जहां पर्याप्त लिक्विडिटी मौजूद होती है जो मार्केट को ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्राइव कर सकती है। आप हायर टाइम फ्रेम्स को एनालाइज करके भी अपना टेक प्रॉफिट प्लेस कर सकते हैं। मेरे विचार में एसएमसी कॉन्सेप्ट्स के एक बिगिनर के रूप में एक बड़ा विन रेट एक बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको अपनी उम्मीदों को कम करके एक स्पेसिफिक लॉजिकल एरिया पर अपने टारगेट्स प्लेस करने चाहिए और इसके साथ कंसिस्टेंट रहना चाहिए। हमेशा अपनी एंट्रीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करें जिससे आप अपने रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज कर सकें। आइए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट को और भी बेहतर तरीके से समझा जा सके। इस केस में प्राइस एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है। ऐसे केसेस में अप क्लोज्ड और डाउन क्लोज्ड इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स दोनों को आमतौर पर प्राइसेस द्वारा रिस्पेक्ट किया जाता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं प्राइस ने इक्वल लोज बनाए हैं जिन्हें मैंने यहाँ मार्क किया है और फिर ये थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट हुआ। इसके बाद प्राइस लोअर मूव हुई और डीप विक वाले कैंडल्स के साथ इक्वल लोज के नीचे ब्रेक किया जिससे इस लेवल के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हो गई। एक बार जब लिक्विडिटी अब्जॉर्ब हो गई तो प्राइस तेजी से मूव हुई और ऊपर जाते समय इम्बैलेंसेस या फेयर वैल्यू गैप्स बनाई। ये इम्बैलेंस फॉर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये प्राइस को वापस लौटने और बनाई गई इनएफिशिएंसी को फिल करने का एक रीज़न देता है। फेयर वैल्यू गैप्स या इम्बैलेंसेस के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप इस टॉपिक पर मेरा वीडियो देख सकते हैं। जब प्राइस ऊपर मूव करना शुरू करती है तो हम मैनिपुलेशन कैंडल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस केस में ये लास्ट डाउन क्लोज्ड कैंडल्स हैं। मैंने इन कैंडल्स को मार्क किया है। अब मुझे ट्रेडेबल आईएफसी रेंज को आइडेंटिफाई करना होगा। इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को लाएं और आईएफसी कैंडल्स के हाईएस्ट पॉइंट को सिलेक्ट करें, फिर लोवेस्ट पॉइंट को सिलेक्ट करें। इससे आपको आईएफसी रेंज मिलेगी। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था, जब प्राइस इम्बैलेंस को मिटिगेट करने के बाद इस रेंज में वापस आती है तो हम फिब 1 या फिब 0.5 लेवल से लॉन्ग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। अगर आप चाहें तो आप फिब 1 और फिब 0.5 लेवल्स के बीच एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर सकते हैं ताकि इन दो लेवल्स के मिड पॉइंट पर एक और 50% लेवल प्राप्त हो सके, जिससे आपके बाय लिमिट ऑर्डर्स के एग्जीक्यूट होने की संभावना बढ़ जाएगी और यह लेवल फिब 1 लेवल से ट्रेड लेने की सिनेरियो की तुलना में बेहतर रिवॉर्ड टू रिस्क प्रदान करेगा। अब चलिए देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया। मार्केट हायर मूव हुआ, कंसोलिडेशन के ऊपर ब्रेक किया, जिसके बाद ये रिवर्स हुआ, एक शॉर्ट रिएक्शन लिया और एक बार फिर रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट लेवल के नीचे ब्रेक किया। आगे प्राइस रेजिस्टेंस एरिया के पास कंसोलिडेट हुई जहां इसने इक्वल हाईज बनाए। मैंने इस लेवल को मार्क किया है। अब प्राइस ने एक बिल्डअप बनाया और फाइनली इक्वल हाई लेवल के ऊपर ब्रेक किया ताकि इसके ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप कर सके। लिक्विडिटी हंट के बाद प्राइस नीचे लौट आई। ये मैनिपुलेशन एक ब्रेकआउट आफ्टर कंसोलिडेशन के रूप में हुई है। मैनिपुलेशन के बाद प्राइस तेजी से नीचे गिरी जिससे एक इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप बना। ये एएमडी या पावर ऑफ थ्री कॉन्सेप्ट का एक क्लासिक केस है। ये इम्बैलेंस या इनएफिशिएंसी पूरे कंसेप्ट का महत्वपूर्ण पार्ट है क्योंकि यह प्राइस को वापस लौटने और प्राइसेस में इनएफिशिएंसी को फिल करने का एक मजबूत रीजन देता है। मैनिपुलेशन मूव या लिक्विडिटी ग्रैब इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स द्वारा किया गया था। इस केस में लास्ट अप क्लोज्ड कैंडल्स हमारी आईएफसी कैंडल्स हैं। मैंने इन इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स को यहाँ मार्क किया है। अब हमें फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करके ट्रेडेबल आईएफसी रेंज को मार्क करना होगा। इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को लाएं और पहले आईएफसी कैंडल्स के लोवेस्ट पॉइंट को सिलेक्ट करें और फिर इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स के हाईएस्ट पॉइंट को सिलेक्ट करें। हमारा ट्रेडेबल जोन
फिब 1 और फिब 0.5 लेवल्स के बीच है। अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए फिब 1 और फिब 0.5 लेवल्स के बीच मिड पॉइंट को भी मार्क कर सकते हैं। तो आइडिया ये है कि जब प्राइस इनएफिशिएंसी को फिल करने के लिए वापस लौटती है तो दिए गए फिबोनाची लेवल्स पर सेल लिमिट ऑर्डर्स प्लेस करें और बहुत ज़्यादा संभावना है कि प्राइस इस फेब रेंज में टैप करेगी और हमारे सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब देखते हैं कि इन दोनों केसेस में ट्रेड आउटकम कैसा था। प्राइस हमारे बुलिश ट्रेड सेटअप पर वापस आ गई। फिब 1 और फिब 0.5 लेवल्स के बीच के सभी बाय लिमिट ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो गए। आप अपना स्टॉप लॉस आईएफसी रेंज के लो के नीचे सेट कर सकते हैं। टारगेट के लिए आप रीसेंट स्विंग लो लेवल को अपना पहला टेक प्रॉफिट लेवल चुन सकते हैं। आप टारगेट्स के लिए रेजिस्टेंस भी चुन सकते हैं, लेकिन प्राइस के इस लेवल तक पहुंचने की संभावना कम होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइस ऊपर मूव हुई और हमारे पहले टारगेट को हासिल किया, लेकिन ये पूरी तरह से ऊपर नहीं गई। इसके बजाय प्राइस ने एक बार फिर से रिवर्स किया और तेजी से नीचे गिरी। एक बार जब आईएफसी रेंज को टेस्ट कर लिया जाता है तो यह फिर यूजफुल नहीं रहती। प्राइस इन रेंजेस को ब्रेक कर देती है। हमारा बेरिश ट्रेड सेटअप अभी भी एक्टिव है। कुछ समय बाद प्राइस तेजी से रिवर्स हुई और फिर से बढ़ने लगी। ये प्राइस इनएफिशिएंसी को फिल करने के लिए वापस आई और 5-1 और 5-0.5 लेवल्स के बीच रखे गए सभी सेल लिमिट ऑर्डर्स को टेस्ट किया। इस केस में हमारा स्टॉप लॉस आईएफसी रेंज के हाई के ऊपर रखा जा सकता है। हमारा टारगेट पहले बनाए गए लो को सेट किया जा सकता है और जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइस नीचे चली गई और एक टेक प्रॉफिट लेवल को हिट किया। मुझे उम्मीद है कि अब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो आपको इक्वल लोज, इक्वल हाइज, एसआर लेवल्स आदि को आइडेंटिफाई करना होगा जहां पॉसिबल मैनिपुलेशन हो सकता है और जहां इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स बन सकती हैं। इसके बाद आपको उस कैंडल को मार्क करना होगा। हायर टाइम फ्रेम में ये एक कैंडल हो सकती है और लोअर टाइम फ्रेम में मल्टीपल कैंडल्स हो सकती हैं। अब आप स्मार्ट मनी मूवमेंट को स्पॉट करने का तरीका जान गए हैं। इंस्टीट्यूशनल कैंडल एक एडवांस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कंसेप्ट है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ठीक से सीखना सुनिश्चित करें। इस स्ट्रैटेजी को अपने चार्ट्स में बैक टेस्ट करें और पेपर ट्रेडिंग में लगातार इम्प्रूव करें। जब आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलें तभी इसे अपने लाइव ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर यह यूज़फुल था तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फेलो ट्रेडर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन चालू करें। हम आपके फीडबैक और सजेशंस को महत्व देते हैं, इसलिए कृपया नीचे अपने कमेंट्स छोड़ें और हमें बताएं कि आप फ्यूचर के वीडियोस में किन टॉपिक्स को कवर करना चाहेंगे। हम आपके सपोर्ट की सराहना करते हैं और अगले एपिसोड में आपसे मिलने की उम्मीद करते हैं। तब तक के लिए बाय।